हेलो एंड वेलकम टू दी सिविल स्टडी कैफ़े। सिविल स्टडी कैफ़े एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। अभी तक हम अपनी डिस्कशन सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर नंबर 1 और उसमें पार्ट ए का 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ में 6 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमारा सेक्शन ए के 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि हमारी 5 वीडियोस में सारे के सारे 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ओके गाइज, सो लेट्स वी स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी विश्व धरोहर है, यानी कि 1, 2, 3 जितने भी, उनके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करके बताना है और यही क्वेश्चन की आपके लिए डिमांड है। ओके, तो फिल करते हैं इसे। देखिए, मध्य प्रदेश को एक हृदय स्थली के नाम से भी जाना जाता है और इसका इतिहास में अपना एक नाम है और अपनी एक पहचान रखता है। साथ ही साथ में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की दृष्टि से भी समृद्ध माना जाता है। और यदि हम मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति के बारे में वर्णन करें तो वनों की स्थिति भी अच्छी खासी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ठीक है, हम एक एक करके विश्व धरोहर के बारे में हम पहले जान लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 स्थलों को ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 है खजुराहो, नंबर 2 है सांची और नंबर 3 है भीमबेटका। एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले हैं, उसके बाद फिर हम और देखेंगे आगे है। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं खजुराहो। देखिए, खजुराहो छतरपुर में स्थित है और हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है, यानी कि वहाँ पर हिंदू धर्म के भी मंदिर देखने को मिलते हैं और जैन धर्म के भी स्मारक हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1986 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ठीक है, यहाँ के मंदिर जो कि नागर शैली में निर्मित किए गए हैं, यानी कि नागर वास्तुकला में स्थापित किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ कामुक कला की मूर्तियाँ हैं और कामुक कला का प्रतीक है वहाँ पर कामुकता के बारे में, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ कामुक कला की हैं, यानी कि कामुकता के बारे में बताया गया है। ओके, खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय में ही बनाए गए थे और वो भी 950 से लेकर 1050 ईस्वी के आसपास ये बनवाए गए थे। इसमें कुल मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि 20 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैले हुए थे। और आज यदि हम इनके वर्तमान में मंदिरों की संख्या की बात करें तो लगभग 25 ही ऐसे मंदिर बचे हुए हैं जो कि तकरीबन 6 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि मंदिर कुछ देखने लायक हैं, जहां पर पर्यटक जो होते हैं वो वहां पर जाते हैं और उनको देखते हैं। यानी कि बाकी मंदिर जो हैं वो खराब स्थिति में हैं या फिर कुछ टूट गए हैं, फूट गए हैं, इस टाइप से कुछ। ओके, यहाँ पर कुछ मंदिर अभी भी बचे हुए हैं जिनको पर्यटक कभी कभार घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि जीवित मंदिरों में कुछ हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर भी वहाँ पर देखने को मिलता है, चतुर्भुज का मंदिर भी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है और साथ ही साथ में आदिनाथ का मंदिर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, नदी मंदिर भी हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ में पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है वो भी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। ओके गाइज, तो ये हमने समझा खजुराहो के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सांची। सांची को मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और सांची जो है वो रायसेन में स्थित है, आपको पता होगा। देखिए, सम्राट अशोक और कुषाण शासकों के समय पर सांची में बौद्ध कला का विकास हुआ था और अशोक ने यहाँ पर 8 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, यहीं से अशोक का पुत्र राजकुमार महेंद्र और उसकी पुत्री जो थी संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए उनको वहां से भेजा गया था, ऐसा माना जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर कई प्रकार के और भी मंदिर वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ स्तूप चैत्य देखने को हमें मिलता है, मंदिर मिलते हैं, स्तंभ मठ हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ में 4 तोरण द्वार भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं और जिसका निर्माण उदयगिरी की पहाड़ियों के पत्थर से किया गया था, ऐसा माना जाता है। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसे तकरीबन 2 से 3 शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में उसको बनवाया गया था
साथ ही साथ में सांची का दूसरा और तीसरा स्तूप क्रमशः दूसरी ईसा पूर्व में और लगभग ऐसा माना जाता है 150 से 140 ईसा पूर्व में इनको निर्मित कराया गया था। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। देखिए, अशोक स्तंभ का निर्माण 3 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यह अशोक स्तंभों में उत्कृष्ट स्तंभ के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ में यहाँ बौद्ध विहार, गुप्त मंदिर और पुरातात्विक विचित्रालय भी है ना। गुप्तकालीन मंदिर 4वीं ईस्वी में बने हैं और जो हमारी प्रारंभिक वास्तुकला और मंदिर निर्माण कला के सुंदर नमूने हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसको 1989 में विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, भीमबेटका। भीमबेटका में क्या है? भीमबेटका रायसेन में स्थित है और रायसेन में भारत के मध्य प्रांत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एक पुरापाषाण पुरास्थल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मानव जाति के प्राचीनतम चिन्ह हैं यहाँ पर। ठीक है, और इनकी खोज की गई थी तकरीबन 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर द्वारा की गई थी और 2003 में इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में डाल दिया गया था और विश्व धरोहर इनको घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर शैल चित्रों के विषय जो हैं वो मुख्यतः सामूहिक नृत्य, ठीक है, रेखांकित मानवकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन काल के मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलाप जो थे, जो डेली रूटीन्स जो थे, ठीक है, उनके बारे में भी हमें कई प्रकार के चित्र उन गुफाओं में देखने को मिलते हैं। इनसे हमें क्या लगता है, हमें क्या समझना चाहिए इससे? देखिए, कहीं पर भी यदि कोई नृत्य के चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं और वो भी पुराने पुरापाषाण काल के यदि हमें चित्र ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हम लगभग इस प्रकार का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि उस समय में ये नृत्य को भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देते होंगे और नृत्य भी किया करते होंगे, क्योंकि उन्होंने जो देखा, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाई थी और जो फीलिंग्स लैंग्वेज थी, एक तरह से भावनात्मक भाषा जो थी, उसी के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से उनका मेल जो रूप है वो उन्होंने चित्रों के माध्यम से सबको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो नृत्य शायद वो लोग करते होंगे। ठीक है, शिकार के भी चित्र हमें वहाँ पर मिले हैं, शिकार करते हुए चित्र हमें देखने को वहाँ पर मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग शिकार करते होंगे। पशु पक्षी, युद्ध के भी चित्र देखने को मिले हैं, यानी कि युद्ध करते होंगे, यानी कि मानव क्रियाकलाप जो थे उन्होंने चित्रों के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ में चित्रों में रंगों का भी प्रयोग किया है। देखिए, कहीं कहीं तो चित्रों में गेरुआ रंग देखने को मिलता है, कहीं कहीं लाल और सफ़ेद रंग भी हमें देखने को मिलता है और कहीं कहीं हमें पीला और हरा रंग का भी प्रयोग चित्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए, इन गुफाओं में कुछ निशान भी हमें देखने को मिलते हैं। उन निशानों को ऐसा माना जाता है कि वो निशान लगभग आज से 1 लाख वर्ष पुराने हैं और इनमें दैनिक जीवन की घटनाएं जो हैं, जो चित्रों के माध्यम से बताया है इन्होंने, ये हजारों साल पुराने बताए गए हैं, यानी कि हजारों साल पहले का जीवन दर्शाते हैं, जो बहुत पहले, यानी कि पुरापाषाण जब हम पढ़ते हैं एशियंट हिस्ट्री में, तो हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, होमो सेपियंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके क्रियाकलापों के बारे में पढ़ते हैं। वही सब कुछ इन चित्रों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में, चित्रों के माध्यम से इन्होंने बताया है। और तो फिर यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थल भी माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया और देखिए, अभी फिलहाल ये तो हमने बॉडी पार्ट डिस्कस कर लिया और इसमें अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप? कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम इनको और ज़्यादा डेवलप करें, ताकि पर्यटकों को हम हमारे मध्य प्रदेश से ही नहीं, भारत से ही नहीं, बल्कि बाहर से, विदेशों से पर्यटक आएँ बड़ी संख्या में और यहाँ पर आकर उनको देखें। ठीक है, और वहाँ से हमारा एक तरह से रोज़गार भी जनरेट होगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक इनकम जो होती है पर्यटन के थ्रू, जो इनकम जो मिलती
है, ठीक है, वो भी वहाँ से जनरेट हो सकती है। तो इस टाइप से एक आप मिला जुला कंक्लूजन आप उसमें फीड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों को संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें है जगनिक के साहित्यिक योगदानों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए 11 से 12वीं शताब्दी में है ना, 11 या 12वीं शताब्दी के वीर गाथा काल के कवियों में जगनिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो रचित कृतियां हैं वो आज के टाइम पर भी हम लोकल में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में या फिर हम यूं कहें कि उत्तर भारत में भी हमें इनके द्वारा रचित जो कृतियां हैं वो एक तरह से मुँह जुबानी जो होती है लोकल में लोगों की जो है ग्रामीण स्तर पर लोगों के मुँह की जुबानी जो है इनके द्वारा रचित कृतियों को हम सुन सकते हैं अभी। तो इनकी लोकप्रियता का पता हम इसी बात से लगा सकते हैं। ओके, और देख लेते हैं। देखिए परमर्दी देव यानी कि 11 से 12वीं शताब्दी में सल्तनत कालीन भारत में कालिंजर तथा महोबा के एक शासक थे। ठीक है, और इन्हीं को राजा परमाल भी कहा जाता था, जिनका नाम परमर्दी देव था। ठीक है, और राजा परमाल जो थे यानी कि परमर्दी देव, इन्हीं के दरबारी कवि थे जगनिक, जिन्होंने परमाल रासों की रचना की थी। ठीक है, परमाल रासो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राजा परमाल के यश और वीरता का वर्णन रासो काव्य शैली में किया गया है और वो भी किसके द्वारा, जगनिक के द्वारा। ठीक है, वर्तमान समय में इसके उपलब्ध हिस्से यानी कि जो पूरी की पूरी कृति थी उसका एक हिस्सा जिसका नाम आलाखंड हम कह सकते हैं। आलाखंड में राजा परमाल के ही 2 दरबारी वीरों की वीरता का वर्णन हमें देखने को मिलता है उसमें, और इसमें परमाल की पुत्री जो थी जिसका नाम चंद्रावती था, ठीक है, उसका भी उल्लेख हमें उसमें आलाखंड में देखने को मिलता है। देखिए वर्तमान समय में परमाल रासों का केवल आलाखंड ही उपलब्ध है और यह उत्तर भारत में बेहद पसंद किया जाता है, यानी कि उत्तर भारत के जो लोग हैं उनका काफ़ी फेवरेट है ये एक तरह से। और इसके रचयिता जो हैं यानी कि जो जगनिक हैं ये इसके आलाखंड के रचयिता हैं। ठीक है, अब आलाखंड में है क्या, देखो आलाखंड में 2 वीरों की कहानी है, यानी कि 2 वीरों की कई प्रकार की लड़ाइयाँ या फिर यूँ कहें कि लड़ाइयाँ युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि आलाखंड में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों, एक का नाम था आला और दूसरे का नाम था उदल, है ना, इनके वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, और इनकी कई लड़ाइयों कई युद्धों के बारे में आलाखंड में विस्तार से चर्चा की गई है जगनिक के द्वारा। ठीक है, इस काव्य का प्रचार प्रसार समस्त उत्तर भारत में तो हुआ है ना, लेकिन दक्षिण भारत में ये देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उत्तर भारत में इसका बखूबी प्रचार प्रसार देखा गया है और अभी भी हमें देखने को मिलता है। देखिए इसके आधार पर प्रचलित गाथा हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव में सुनी जा सकती है, यानी कि गांव में आप जाएंगे तो आप उत्तर भारत में वहां पर आलाखंड आप सुन सकते हैं। लोग त्योहारों पर और कुछ फेस्टिवल्स पर, है ना, इस टाइप से वो इसको गाते हुए आप सुन सकते हैं उत्तर भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, आलाखंड लोक गाथा वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाई जाती है, यानी कि अभी रेनी सीजन ही स्टार्ट हो गया है ना, इस टाइम पर आप उत्तर भारत में आलाखंड को सुनते हुए देख लेंगे कहीं कहीं। ओके, तो ये हमने जगनिक के बारे में बात की है ना, यानी कि जगनिक के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन तो ये था। तो साहित्यिक योगदान भी इनकी बखूबी भूमिका रही है, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में या फिर हम यूँ कहें कि एक स्थानीय स्तर पर हमें इनके योगदान को देखने को हमें मिलता है। जो साहित्य इन्होंने लिखे हैं आलाखंड, और आलाखंड जो एक कृति है परमार रासू की, है ना, उसमें हमें ये सब देखने को मिलती है। विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा इसे कहा जाता है। आलाखंड जो है वो विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी बुक है और जिसमें सौर और श्रृंगार रस, है ना, का भरपूर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से गाइस हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए और आज हमारा ये वीडियो लेक्चर सीरीज फिनिश हो गया है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सेक्शन ए का 2018 का पार्ट ए का 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चन टोटली डिस्कस कर लिए हैं हमने, और अब हम 15 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे की नेक्स्ट सीरीज में।
ओके गाइस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ओके, ताकि हम अपनी फैमिली को और ज़्यादा बड़ी फैमिली बना पाएँ। ओके गाइस, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जय हिंद।